हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुधांशु है और यूट्यूब पे मैं लेके आया हूँ रिवीजन सीरीज़, जिसमें साइंस के सभी चैप्टर्स का आपको मैं क्रक्स समझाऊंगा। क्या क्या है उस चैप्टर में, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। ये इंग्लिश में रहेगा, जहाँ तक होगी मेरी कोशिश मैं हिंदी में भी समझाऊंगा मैं हिंदी में ही। लेकिन हाँ, जो मेरे पास प्रेजेंटेशन है वो इंग्लिश में ही रहेगी। लेकिन मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लास 10th CBSE के लिए NCERT बेस्ड रहेगी ये सारी वीडियोस। और इसमें पूरे जो NCERT ने समझाया है चैप्टर में, उसका क्रक्स रहेगा, उसका निचोड़ मैं आपको पूरा समझा दूंगा इस वीडियो सीरीज़ में। तो वीडियो मेरी कोशिश है कि 20 मिनट से कम रहे, ताकि आपका टाइम बचे, आप ज़्यादा टाइम अपनी सेल्फ स्टडी पे दे पाएँ और इस वीडियो के माध्यम से आप एक रिवीजन कर पाएँ। और इससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि चैप्टर में जो मैं करा रहा हूँ कुछ भी छूटा नहीं है इसके बाद। तो शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन से। तो नेचर में कोई भी केमिकल रिएक्शन होती रहती है। जब कोई केमिकल चेंज होता है नेचर में, तो उससे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो वो फॉलो करता ही है, जिसका मतलब है कि जो मास है ना तो वो डिस्ट्रॉय होता है ना वो क्रिएट किया जा सकता है, बस वो फॉर्म बदल लेता है। तो केमिकल रिएक्शन में हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड में रिएक्टेंट जो है, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो वो हमेशा बराबर रहेगा हमारा। तो इसी के रिलेटेड कंसेप्ट है हमारा, जैसे स्टेप्स टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, हमें कोशिश होती है कि इसको बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है कि नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट साइड पे हैं वो नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड पे हम बराबर करें। क्योंकि वो एटम ख़त्म नहीं होंगे, रिएक्ट कर केमिकल रिएक्शन से एटम ख़त्म नहीं होंगे, वो कंजर्व ही रहेंगे, ख़त्म नहीं होंगे। तो कुछ स्टेप्स होते हैं बैलेंसिंग करने के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को पहले बैलेंस करते हैं, उसके बाद रिमेनिंग एटम्स को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किसी रिएक्शन में अगर हैं तो उनको सबसे लास्ट में हम बैलेंस करते हैं। कोफिशिएंट्स यूज़ करते हैं 1 2 3, ठीक है, इस हिसाब से नंबर्स को हम यूज़ करते हैं। और लास्ट में उनकी फिजिकल स्टेट्स लिखते हैं कि उस केमिकल की फिजिकल स्टेट क्या है, क्या वो सॉलिड है, क्या वो लिक्विड है, क्या वो गैस है, या वो एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, तो रिएक्शंस की कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। कलर चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकती है, उसकी सॉलिड लिक्विड गैस हो सकती है, टेम्परेचर में उतार चढ़ाव हो सकता है, गैस का निकलना हो सकता है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो सकती है, मतलब क्रिस्टल फॉर्मेशन इसमें हो सकती है। तो रिएक्शन को हम वर्ड्स में भी लिख सकते हैं और सिंबल्स में भी लिख सकते हैं। वर्ड्स में लिखने का मतलब है जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, हम प्रॉपर इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है। और सिंबल्स में हम लिखते हैं जैसे H2 प्लस O2 गिव्स H2O। और इसको जैसे आप देख रहे हो कि मैंने लिखा है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो इसका मतलब है बच्चों कि 2 और ये 2 गुना 2 4 हो जाएंगे, मतलब 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऑन अ प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड और 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन ऑन प्रोडक्ट साइड। ठीक है, 2 2 ये 4 हो जाएगा इसके साथ। और ऑक्सीजन के अगर मैं देखूं 2 एटम हैं लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास, मतलब रिएक्टेंट साइड में, और 2 एटम ये मेरे पास प्रोडक्ट साइड पे भी हैं। तो ये दो गैसेस मिलके एक लिक्विड बनाती हैं, मतलब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलके क्या बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो मेरे को बताना, आप सर आप तेज़ पढ़ाते हो, तो उस चीज़ को मैं ज़रूर ठीक करूँगा और अगली वीडियो में आपके लिए इम्प्रूवमेंट ज़रूर लाएंगे। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं मीडियम स्पीड पे चलूँ, ठीक है। बाकी अगर किसी को जल्दी देखना वो 1.5x पे कर सकता। तो रिएक्शन में हमारे पास ना कुछ टाइप्स हो जाते हैं। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, गर्मी निकलती है, हीट निकलती है, मतलब उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें क्या हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, और दूसरी होती है जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है, हीट एब्जॉर्ब हो जाती है रिएक्शन में, जैसे कि फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस होगी, सनलाइट पत्तों पे पड़ती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या करता है, पेड़ अपना खाना बनाना शुरू करता है। ठीक है, सनलाइट पड़ी और लीव्स ने अपना खाना बनाना शुरू किया विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। तो इसको हम बोलते हैं क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब जैसे एक रिएक्शन में लिखी है, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस हीट। अब मीथेन क्या होती है हमारी CH4, उसमें जब वो बर्न करेंगे उसको तो वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि ग्रीन हाउस की मेजर गैस है,
मेजर सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, और वाटर रिलीज करेगी और हीट रिलीज करेगी। इस टाइप की रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो प्रॉपरली हम अगर देखें कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने हैं हमारे पास टोटल 4 टाइप ऑफ रिएक्शन है। पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा डबल डिकम्पोजिशन और तीसरा है हमारे पास, मैं थोड़ा गलत बोल गया, हमारे पास है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये 4 तरह के हमारे पास रिएक्शन हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट देते हैं, ठीक। C + O2 गिव्स CO2, N2 + 3H2 गिव्स NH3। तो वैसे ये जो मैं रिएक्शंस आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये ऑलरेडी बैलेंस की गई हैं रिएक्शंस। तो अगर आपको बैलेंसिंग के लिए ज़्यादा इक्वेशंस की प्रैक्टिस चाहिए तो आप NCERT को बुक को फॉलो करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इस टाइम पे बुक को ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप लोगों के पास प्रदीप है तो आप उससे पढ़ें या NCERT एग्जाम्पलर है तो उससे भी आप ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में बिखर जाता है, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में अपने आप को बिखेर देता है, ठीक है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम ये भी कह सकते हैं रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊपर जब हम जहाँ पे पढ़ा रेस्पिरेशन, सांस लेना, ठीक है, जैसे हम लोग इंसान सांस लेते हैं तो वो भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो उसको अगर आपको समझना है तो मेरे ख्याल से, और भी इसकी बड़ी सारी चीज़ें, लेकिन एक सिंपल एग्जांपल क्या है, तो आप जो भी सांस छोड़ेंगे तो वो गर्म सांस होगी। बेशक आप ठंडी सांस, ऑब्वियसली हम ठंडी हवा ही अंदर ले रहे हैं, लेकिन जो बाहर हवा निकलेगी वो भी गर्म हवा होगी। तो उससे भी पता चलता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो हम करते हैं। थोड़ा जुकाम मेरे को हो गया तो उसके लिए काइंडली एक्सक्यूज़। तो अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने समझो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ 3 टाइप्स हैं, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तीनों NCERT में भी दे रखे हैं आपके। तो उसके कुछ एग्जांपल मैंने आपको लिख के दिए हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और फोटोलिटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट भी हो जाता है ये, कि सिल्वर क्लोराइड हमने रखा हो एक चाइना डिश में, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा सिल्वर और क्लोरीन में, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या हो जाएगा, आपका वाटर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में, ठीक। इसी के साथ हमारी अगली रिएक्शन आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है। मैं इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ, थोड़ी राइटिंग आपको समझ आ जाए। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव वन। जैसे आपने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ी होगी, करीना ने कार मांगी ऑल्टोजेन फरारी करके, ये है उसका रिएक्टिविटी सीरीज में, आप उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। हो सका तो मैं इस वीडियो के एंड में लिख दूंगा ये रिएक्टिविटी सीरीज़ का, वो आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी काम आएगा, ठीक है। तो जैसे कि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, और बनाएगा क्या, जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर हमें अलग मिल जाएगा, कॉपर को ये डिस्प्लेस कर देगा, ठीक। इसके साथ ही और भी एग्जांपल्स हैं इसकी, आपको बुक में मिल जाएंगी। तो डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो उसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स। जो रिएक्टेंट्स हैं उनके बीच में आयंस एक्सचेंज होते हैं, जैसे Na2SO4 + BaCl2, मतलब सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड। तो इसमें क्या हो जाएगा, बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये जो बैरियम सल्फेट है इसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे इसके, ठीक है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट होगी कि बैरियम भी डिस्प्लेस हुआ और सोडियम भी डिस्प्लेस हुआ अपनी पोजीशन से, ताकि और वो बन गया सोडियम क्लोराइड बन गया और बैरियम सल्फेट बन गया, ठीक है। तो चैप्टर के आखिरी पड़ाव की तरफ हम पहुंच रहे हैं इसके, जिसके लास्ट में हमारी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीडेशन में किसी रिएक्शन में
ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन होती है और हाइड्रोजन लूज़ होती है, और रिडक्शन में हाइड्रोजन गेन होती है और ऑक्सीजन लूज़ होती है। तो जिस रिएक्शन में ये दोनों चीज़ें हो रही होती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इकट्ठी हो रही होती हैं, उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल इसकी ये रही हमारे पास, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर। तो कॉपर ऑक्साइड आप देखेंगे, कॉपर ऑक्साइड खुद रिड्यूस होगी, ठीक है, और हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि इसने इधर हाइड्रोजन के साथ कुछ नहीं था, इधर इसको ऑक्सीजन मिल गया, और इधर कार्बन कॉपर के साथ हमारे पास रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन था, और यहाँ पे ये बिना ऑक्सीजन के हो गया बेचारा। ठीक है, ऑक्सीजन को छोड़ के चला गया हाइड्रोजन के पास, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो गया और कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया। ठीक, तो ये था हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के इफेक्ट्स क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से होता क्या एक्चुअली हमारे पास। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से क्या होता है, रेंसिडिटी और करोजन होती है। ठीक है, तो रेंसिडिटी क्या होती है जी, हमने देखा होगा कुरकुरे के पैकेट आते हैं, चिप्स के पैकेट आते हैं, टेढ़े मेढ़े आते हैं, इतने फूले पैकेट होते हैं, इतने फुल पैकेट होते हैं, और उनके अंदर आइटम बिल्कुल छोटी सी होती है। ठीक है, 5 ग्राम पीनट्स निकलेंगे, उसमें थोड़ी सी दाल निकलेगी, थोड़े से कुरकुरे हैं, थोड़े से लेज निकलेंगे। तो वो इतना पैकेट क्यों फुला के रखा होता है, ताकि वो स्पॉइल नहीं हो जाए, कि खाने वाले के पास वो बिल्कुल सही चीज़ सही फॉर्म में पहुँचे। टू स्टॉप दिस स्पॉइलेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन, कि वो जो मटेरियल है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो जाए, जो खाने के पदार्थ हैं वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए, वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए उनको हम क्या करते हैं, बचाते हैं। कैसे बचाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं, टाइट कंटेनर्स में रखते हैं, नाइट्रोजन फ्लशिंग करते हैं चिप्स के पैकेट्स की, उसके अंदर नाइट्रोजन भरी जाती है पैकेट के अंदर, ताकि वो ख़राब ही ना हो। और नाइट्रोजन इसलिए भी कर जाती है कि नाइट्रोजन अबंडेंट है रादर देन अदर गैसेस, तो ईजिली अवेलेबल है नाइट्रोजन हमारे पास। तो ये तो होगी गाइस बात रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी आएगी तो आपने लिखना है स्पॉइल, रेंसिडिटी इज स्पॉइलेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन। इसको थोड़ा आप और एलैबोरेट कर सकते हैं अगर आप बुक से फॉलो करें, एनसीईआरटी से फॉलो करें। तो कोरोजन की बात करेंगे, कोरोजन इज़ नॉट रस्टिंग डायरेक्टली। ठीक है, कोरोजन क्या है हमारी, ग्रेजुअल डिटोरिएशन ऑफ मेटल्स व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स। क्या है, धीरे धीरे जो डिटोरिएशन हो जाती है, धीरे धीरे जब मेटल्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, जब वो एयर को एक्सपोज्ड होते हैं, मॉइस्चर को एक्सपोज्ड होते हैं या केमिकल्स को एक्सपोज्ड होते हैं, उस चीज़ को हम कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन की एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना कोरोजन की एग्जांपल है, जिसको हम ठीक कर सकते हैं, उसको पेंट करके, उस मेटल की ऑयलिंग करके, उस मेटल की ग्रीसिंग करके, उस मेटल की गैल्वनाइजेशन करके। तो इसकी ग्रीसिंग की जैसे एग्जांपल, साइकिल सबने चलाया बचपन में, उसकी चेन की हम क्या करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, उसको ग्रीस लगाते हैं, ताकि वो स्मूथ और जल्दी ख़राब ना हो, उसकी डिटोरिएशन इतनी ना हो। ठीक है, कोई लोहे के कोई भी दरवाज़ा हो, उसमें लोहे के क्या लगते हैं, अब हम उसको 3D कब्जे भी बोलते हैं, उसको देसी भाषा में तो कब्जे बोलते हैं, या उसको आप जॉइंट बोलो, एक ऐसा जॉइंट जो जोड़ता है दरवाजे को। ठीक है, उसमें कुछ सुराख रहते हैं जिसमें हम कील लगाते हैं, ताकि क्लोज और बंद ओपन हो जाए। तब बीच में ऐसा का एक लोहे का एक पीस होता है जिसको हमने ऑयलिंग करनी होती है, ताकि स्मूथ फंक्शनिंग उसकी रहे। और भी सारी चीज़ों में है, ये मैं बिल्कुल आपको बेसिक बात बता रहा हूँ। सबके घरों में गेट लगे हैं और गेट के ऊपर रंग किया जाता है ताकि गेट ख़राब ना हो। ठीक है, तो इस चैप्टर में तो गाइस इतना ही है, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। और इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट होती हैं एक्टिविटीज़ और एनसीईआरटी क्वेश्चंस। जो ब्लू कलर के क्वेश्चन लेके होते हैं एनसीईआरटी के अंदर, जैसे हम क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस बोल लीजिए, इन टेक्स्ट एंड टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज। ठीक है, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट रहती है। तो गाइस जो एक्टिविटीज़ दी हैं वो आपने ज़रूर पढ़नी है। एनसीईआरटी अगर आपने इतना समझ लिया है अभी तक मेरे से, एनसीईआरटी क्वेश्चन आपने करने और इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने, इन पे भी आप ध्यान देंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी फीडबैक आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं तो अगली वीडियो में मैं आपको और अच्छे से वो चीज़ें बताऊँगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।